हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 12 का इंग्लिश का सब्जेक्ट है 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे विच इज रिटन बाय आर के नारायणा और उसका आज हम पार्ट 3 देख रहे हैं। फ्रेंड्स सभी बच्चों ने, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ओपन द बुक। पहले आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो और पेज नंबर आ जाओ फ्रेंड 2 and 3। 2 कुछ खास नहीं है बट पेज नंबर 2 का एंड एंड 3 मतलब डायरेक्टली लास्ट लाइन आ जाओ सेकंड नंबर के पेज की। आगे द सर्जिंग लास्ट वाला वर्ड है सिर्फ, यानी 2 मत लो ही मत, पेज नंबर 3 है। ओके, अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट। अभी यहां पे क्या डिस्क्रिप्शन किया है, एस्ट्रोलॉजर्स कहां पे बैठा था, तो वो एरिया के बारे में डिस्क्राइब किया है। क्या डिस्क्राइब किया है, कौन से एरिया में वो एस्ट्रोलॉजर बैठा था। तो एस्ट्रोलॉजर एकदम मार्केट एरिया में बैठा है फ्रेंड। कौन से एरिया में बैठा है, एकदम मार्केट एरिया में, जिस एरिया में ट्रिमेंडस क्राउड है। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड इन दैट एरिया। ऐसे एरिया में हमारा एस्ट्रोलॉजर बैठा है। क्यों बैठा है ऐसे एरिया में, बिकॉज ऑल दी हॉकर्स वेंडर्स सब जो भी है वो उसी एरिया में क्यों बैठते, तो उसका मेन रीजन है जहां पे क्राउड टू मच होती है, ऑब्वियसली कस्टमर टू मच होते हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा उनका जो भी कुछ सेल होता है यानी इनकम बहुत अच्छा होता है। दैट्स व्हाई मार्केट एरिया हर एक पर्सन वांट टू चूज फॉर द बिजनेस पर्पस। तो हर एक आदमी बिजनेस पर्पस से मार्केट एरिया को चूज करता है। तो वैसे ही मार्केट एरिया में हमारा एस्ट्रोलॉजर एक टैमरिन ट्री के नीचे, एक चीज के पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे बैठा है। ओके फ्रेंड, और सर्जिंग क्राउड, क्राउड एकदम वहां से सर्जिंग हो रही है। राइट डाउन, सर्जिंग मतलब गोइंग। क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन टू द नैरो रोड फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट। यानी नैरो रोड है, वो रोड एकदम ब्रॉडन नहीं है। जैसे हमारे भुसावल का एरिया यदि हम देखा आप लोग चले तो जो शराब मार्केट जो है वो कैसा है, नैरो है, यानी कम रोड, एकदम चौड़ा वगैरह नहीं है। तो ऐसा ही नैरो रोड है। और मॉर्निंग टू नाइट वहां पे ट्रिमेंडस क्या रहती है फ्रेंड, भीड़ रहती है। समझ में आया आप बच्चों को। देन a variety of trades and occupation were represented all along its way। और उसी रास्ते से variety of trades and business are going। इस रास्ते से ऑक्यूपेशंस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन, अलग अलग प्रकार के बिजनेस, अलग अलग प्रकार के ट्रेड, अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशन वहां पे किया करते हैं लोग। मतलब कुछ मेडिकल के शॉप्स होंगे, बराबर है, कुछ उसके बिसाइड हार्डवेयर का शॉप होगा, उसके बिसाइड एक आधा क्लॉथ स्टोर होगा, उसके बिसाइड एक ऑर्नामेंट का स्टोर होगा। ऐसे फ्रेंड मार्केट बोले तो उसमें वैरायटी ऑफ क्या रहते हैं, शॉप्स रहते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रेड्स रहते हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन चलते हैं, बराबर। तो ऐसा ही वहां पे भी था। देखो क्या क्या था, तो अंडरलाइन कीजिए। एक पहला शॉप था मेडिसिन सेलर, दूसरा सेलर ऑफ द स्टोलन हार्डवेयर का, हार्डवेयर की दुकान थी। वो हार्डवेयर क्या कर रहा था, हार्डवेयर मतलब समझता है आपको, कुछ भी चीजें सेटर फेटर, फॉर एग्जांपल पेंटिंग का होगा, बराबर, कुछ फार्मर के कुछ सामान होंगे, रोप्स वगैरह होंगे, तो ऐसा दुकान, तो उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर का दुकान, वो भी था। ओके, जंक फूड, बराबर, और एक मैजिशियन, जंक फूड भी था, मतलब कुछ सेटर फेटर खाने वाले लोग, पानी पूरी वाले लोग, कचौरी वाले लोग, वड़ा पाव वाले लोग, तो ऐसे भी रोड पे थे। एक मैजिशियन भी था। राइट डाउन, मैजिशियन मतलब जादूगर, वो मैजिक दिखाता था लोगों को और लोगों से क्या करता था, पैसे कमाता था। आप भी जाओ फ्रेंड रोड पे मार्केट एरिया में, बहुत सारे मैजिशियन क्या होते हैं, बैठते हैं, और 3 पत्ते वाले भी लोग बैठते हैं, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, और लोगों से लूटते हैं, लुबाड़ते हैं। तो उसी प्रकार से मैजिशियन भी थे। एंड अबव ऑल द ऑक्शनर चीप क्लोथ्स। राइट डाउन, ऑक्शनर, ऑक्शन का मतलब होता है फ्रेंड लिलाव। अभी ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ्स मतलब क्या, वो गाड़ी वाले लोग जिन गाड़ी के ऊपर क्या रहते हैं, कपड़े वगैरह डाल के आते हैं और एकदम चीप रहते हैं उनके कपड़े। मतलब वहां पे यदि तुम पैंट लेने गए, जींस पैंट भी, तो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए में पैंट मिलेंगे, और वही तुम बड़े शॉप में जाओ फ्रेंड 1000 रुपए से कम नहीं मिलेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि एकदम चीप कपड़े क्या करते हैं और लीलाव में लेके आते हैं और फिर उसका लीलाव करते हैं, लोगों को बेचते हैं कम चीप क्लोथ। हु क्रिएटेड इनफ डीन, और हर एक आदमी, हर एक जो वेंडर था, सेलर था, वो क्या कर रहा था, इनफ डीन कर रहा था। इनफ डीन का मतलब राइट डाउन
इनफ मतलब बहुत ज्यादा, डिन मतलब आवाज, वो बहुत आवाज कर रहे थे, बराबर है। टू अट्रैक्ट द होल टाउन, यानी पूरा टाउन को क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था, बराबर है। अभी हर एक कोई क्या करता है, अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार से क्लूज करता है। मैंने बोला फ्रेंड आपको कि जैसे एक आधा कस्टमर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए ट्रेमेंडस वैरायटी ऑफ टैक्टिसेस यूज करता है, लोगों को बोलता है कि आ जाओ, मेरा माल बहुत अच्छा है, बेटर है देन दी अदर्स, बराबर, सस्ता है, मस्त है, इस प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसे आवाज निकालते हैं, वैरायटी है, एंड लोगों को क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। ओके, तो ऐसा ही कुछ जंक फूड वाले, मेडिसिन वाले, कुछ कपड़े वाले आवाज दे रहे थे और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, और पूरा रास्ता एकदम डीन हो चुका था, मतलब बहुत आवाज आ रहा था, ऑल द डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, ऐसा चल रहा था। समझ में आया यहाँ तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टू हिम अ विसिफेरियसनेस, राइट डाउन, नेक्स्ट टू हिम यानी उसके बाजू में, विसिफेरियसनेस केम, विसिफेरियसनेस मतलब राइट डाउन बहुत बड़ा आवाज, अ लाउड साउंड, बीइंग अ लाउड एंड नॉइजी आवाज, किसका था? केम अ वेंडर ऑफ अ फ्राइड अ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब राइट डाउन मूंगफली वाला। उसने क्या किया था, वो भी बहुत बड़ा आवाज लगा रहा था, मूंगफली वाला था, वो मूंगफली को क्या करके लाता था, फ्राई करके लाता था और लोगों को बेचता था, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, बराबर। तो इस प्रकार से वो लोगों को बहुत बड़े बड़े आवाज में लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे चाय वाला बड़े बड़े आवाज में बोलता है चाय वाला, इसी प्रकार से जैसे केले वाला आता है हमारे एरिया में, तो किस प्रकार से चिल्लाता है। क्यों चिल्लाते हैं ये लोग? ये वेंडर, जो सेलर, जो हॉकर्स हमारे रोड पे आते हैं फ्रेंड, वो भी हमारे कॉलोनीज में आते हैं। सुबह सुबह सब्जी वाला आता है, बराबर, ब्रेड वाला आता है, बनपाव वाला आता है। तो इस प्रकार से लोग क्या लगाते हैं, एक आवाज लगाते हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे। और क्यों करते हैं ऐसा? ताकि लोगों को जो घर में रहेंगे उनको सुनाई दे और वो लोग बाहर आके उनकी चीज परचेस करें। दैट वाज द पर्पस ऑफ देम एंड दैट्स व्हाई दे मेक अ बिगर नॉइज। और इस प्रकार से सब वेंडर, सब सेलर्स, हॉकर्स क्या कर रहे थे, आवाज दे रहे थे। ये उसका आवाज, ये उसका आवाज, चाय वाले का आवाज अलग, पानीपुरी का वाले का आवाज अलग, वड़ा पाव वाले का आवाज अलग, बराबर। तो इस प्रकार से क्लॉथ वाले का आवाज अलग, सब्जी वाले का आवाज अलग। तो ये सारे आवाज की वजह से वो जो क्या थी, वो जो स्ट्रीट था, वो जो गली थी, वो टोटली डीन हो चुकी थी, मतलब बहुत आवाज आ रहा था। यानी लोग, हर एक आदमी लोगों को, कस्टमर को उनके तरफ अट्रैक्ट करने का वैरायटी ऑफ वेज क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। वैसा वो मूंगफली वाला भी क्या करता है, आवाज करता है। तो उसी प्रकार से वो आवाज कर रहे थे। Who gave him his wear a fancy name each day? ये जो मूंगफली वाला था ना, वो अपने वेयर को, वेयर मतलब राइट डाउन सामान, जो सामान वो बेच रहा है मूंगफली, जो उसकी वेयर है, उसके लिए अलग अलग क्या करता है, वो आवाज देता है, अलग अलग नाम रखता है, बराबर है। तुमने सुना होगा फ्रेंड, बहुत लोग अलग अलग नाम से अपने जो चीज होती है बेचना, उसके लिए अलग अलग नाम यूज करके लोगों को अट्रैक्ट करके अपनी चीज क्या करते हैं, बेचते हैं, बराबर। तो मैंने एक बार एक जामुन वाला आया था मार्केट में, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, ऐसा आवाज दे रहा था। मैंने बोला क्या पहाड़ी मैना है भाई इसके पास? मैंने देखा तो जामुन थे, बराबर। यानी इस प्रकार से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने अपने जामुन वाला बोला, क्या वो जामुन वाला बोला तो एक सिंपल बात हो जाती है, बट पहाड़ की मैना, पहाड़ की मैना, पहाड़ का मिठास, बराबर। तो ये हो गया फ्रेंड कुछ खास। तो फिर ऐसे कुछ अपोज बोलते हैं या कुछ डिफरेंट आवाज देते हैं या अपने चीज का कुछ डिफरेंट नाम रखते हैं, तो ऑब्वियसली सब उसके तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वैसा मूंगफली वाला रोज अपने चीज का, मूंगफलियों का अलग अलग नामों से क्या करता था, उच्चारण करता था। कॉलिंग इट, कभी कभी बोलता बॉम्बे आइसक्रीम, बॉम्बे आइसक्रीम। अब मुझे बताओ मूंगफली कहाँ पे रही और बॉम्बे आइसक्रीम कैसी रहती है, बराबर। लेकिन एक थोड़ा सा लोगों को क्या करने के, लोगों फिर कहाँ की आइसक्रीम है भाई, कैसी है, फिर बाद में मूंगफली है। लेकिन ऐसा यानी नाम से लोगों को सिर्फ अपने तरफ क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा नाम रखता था। एक दिन बोलता था बॉम्बे आइसक्रीम, बॉम्बे आइसक्रीम, बॉम्बे आइसक्रीम, बस उसी दिन फिर वही रेट चलती थी उसके, बॉम्बे आइसक्रीम। दूसरे दिन दूसरा नाम लगता था, दिल्ली आलमंड, दिल्ली आलमंड, दिल्ली के काजू, दिल्ली के काजू, दिल्ली के बादाम, बराबर। तो आलमंड का मतलब बादाम। तो इस प्रकार से फ्रेंड दिल्ली आलमंड इस प्रकार से नाम बोलता। अभी काजू, इंडियन काजू, इंडियन काजू, इस प्रकार से भी वो चिल्लाता था।
यानी इस प्रकार से अलग अलग नाम रखता था। थर्ड नेम बोला था राजा डेलिकेसी, राजा डेलिकेसी, जैसे राजा लोग स्टैंडर्ड लोग चीजें खाते हैं वैसी ये चीज है, यानी मूंगफली। इस प्रकार से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के वैरायटी ऑफ वेज कौन यूज करता था? वो मूंगफली वाला यूज करता था। और उसका जो आवाज था वो पहाड़ी था। मैंने पहाड़ी आवाज के लिए विसोफेरसनेस ये वर्ड बोला है आपको, मतलब बहुत जोर से वो लोगों को आवाज देता था और सामने वाले को अपने तरफ क्या कर लेता था? अट्रैक्ट कर लेता था। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम रखा था। आपको क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, मूंगफली वाला मतलब ग्राउंडनट वाला वेंडर, अब फ्राइड ग्राउंडनट वाला वेंडर अपने वेयर को मतलब अपने माल को व्हाट काइंड ऑफ फैंसी नेम्स आर गिवन बाय हिम, राइट डाउन। तो 3 फैंसी नेम दिए हैं, बॉम्बे आइसक्रीम, दूसरा दिया है दिल्ली आलमंड और तीसरा दिया है राजाज डेलिकेसी। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ओके। एंड सो फोर्थ, पीपल फ्लोक टू हिम। ये सब आवाज सुन के लोग उसके तरफ फ्लोक आते थे, राइट डाउन। फ्लोक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द पीपल, लार्ज क्वांटिटी। एक्चुअली ये जो फ्लोक वर्ड है फ्रेंड, ये बर्ड के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे बर्ड आ गए तो फ्लोक ऑफ द बर्ड आ गया, ऐसा बोलते हैं हम, थवा। तो यहाँ पे उसने पीपल के लिए यूज किया है, फ्लोक ऑफ पीपल मतलब डायरेक्टली लोगों का थवा मतलब लोगों का ग्रुप डायरेक्टली उसके तरफ आया था। A considerable portion of this crowd died before the astrologers too. और जैसे उसके तरफ जाते थे लोग तो एस्ट्रोलॉजर के पास से जाते थे, क्योंकि बीच में कौन था? एस्ट्रोलॉजर बैठा था, उसके बिसाइड। किसके बिसाइड? वो ग्राउंडनट वाले के बिसाइड। अब आपको एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, एस्ट्रोलॉजर उसी के साइड में क्यों बैठा था? क्योंकि वो बराबर चिल्लाता था, लोग उसके तरफ आते थे। ऑब्वियसली कुछ लोगों की नजर किसके तरफ भी जाती थी? एस्ट्रोलॉजर की तरफ भी जाती थी। मतलब 100 लोग भी उसके तरफ आ गए तो 100 में से 2 भी इसके तरफ टर्न हो गए तो ट्रिमेंडस बहुत हो गया उसके लिए। देखो टैक्टिसेस, धंधा बोले तो टैक्टिसेस। जिसके पास टैक्टिसेस है, लैंग्वेज स्किल है, स्पीकिंग स्टाइल है, बराबर पढ़ाने की, सामने वाले को बताने की स्टाइल है, समझ लेना द पर्सन इज द बेस्ट बिजनेसमैन। तो सबसे बड़ा क्या है? बिजनेसमैन है। तो उसी प्रकार से डायल्ड मतलब राइट डाउन, कैरिड आउट। तो वहां से ही एस्ट्रोलॉजर के पास लोग वहां से उसके तरफ जाते थे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसकेटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर टू विच क्रैकल्ड एंड स्मोक अप अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। क्या होता था फ्रेंड? द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसकेटेड का मतलब राइट डाउन कैरिड आउट, बराबर। और डायट का मतलब लिख लो वहां पे वेस्ट ऑफ टाइम, यानी एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से वहां पे वो बैठता था, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाजू में कौन बैठता था? एस्ट्रोलॉजर को, उसके बाजू में ग्राउंडनट बेचने वाले के बाजू में। ओके, ट्रांसकेटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट फ्लेयर। और वहां पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने थोड़ा सा एक लाइट फ्लेयर लगाया था। विच क्रैकल्ड एंड स्मोक अप, थोड़ा सा क्या करता था? और नीचे से ऐसा फायर लगाया था उसने, देखो मूंगफलियों को तैयार कर रखने के लिए, गर्म रखने के लिए नीचे से ऐसे एक फायर लगाया था। लाइट ऑफ फ्लेयर का मतलब टू अट्रैक्ट। क्रैकल्ड मतलब चट आवाज करना, वो जरा आवाज क्या करता है? वो चट आवाज करता है। उसमें स्मोक और एक धूर निकलता था वहां से, बराबर। अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय, ग्राउंडनट का हीप था, वहां से क्या निकलता था? एक स्मोक निकलता था। अब बच्चों ने देखा होगा बहुत बार, शेंगदाने फुटाने जहां पे मिलते हैं या शेंगदाने फुटाने वाला जहां पे होता है, वहां पे छोटा सा एक ऐसा एक फायर प्लेस रहता है। अंदर से क्या चालू रहता है? फायर चालू रहता है, उसके ऊपर वो शेंगदाने फुटाने लगता है और फिर वो गरम गरम हमें देता है। मटका रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। उस मटके में 2-4 क्या होती है? लकड़ियां डाली होती है और मटके को ऐसा एक हैंड होता है, आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड के साथ, बराबर। ऐसा मटका होता है, उसको ऐसा एक हैंग होता है और एक ऐसा एक प्लेट होता है धरने के लिए हाथ में, और अंदर ऐसे 2-4 क्या डाली होती है? लकड़ियां डाली होती है और वो लकड़ियां जलती रहती है, और जलती रहती तो ऑब्वियसली उसका जो स्मोक रहता है वो क्या आता है? बाहर आता है। और नीचे ऐसे वो हीप ऑफ द ग्राउंडनट्स रहता है एक टोकरी में, बराबर। और उस टोकरी में सारे क्या रहते हैं? ऐसे ग्राउंडनट्स रहते हैं, तो उसके ऊपर वो रखा है ताकि वो गरम गरम लोगों को दे सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी एक ऐसा, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत जगह पे ऐसा रहता है। तो उस प्रकार से वो अपना स्मोक
निकल रहा था और अब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। देखो तुम्हारे गांव में भी या तुम्हारे कॉलोनी में भी एक आधा वो पोंगे वाला आता है, देखो उसके यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है, सैंड रहती है और एक फायर प्लेस रहता है और चट 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 करता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है, बहुत जोर जोर से उसका पैन बजाता है, पैन को बराबर, ताकि लोग उसके तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो ये अट्रैक्ट होने के लिए वो पैन बजाता है और लोगों को अपने तरफ खींचने का ट्राई करता है। क्यों? फिर छोटे छोटे बच्चे को उसका पैन बच गया कि बच्चों को पता था कि पोंगे वहां पे अवेलेबल है, तो बच्चे आते थे और पेरेंट्स को पापा प्लीज दिस, आई वांट दिस, और फिर पापा भी उनको क्या करते हैं, लेके देते हैं। इस प्रकार से इसलिए वो बजाता रहता है। तो उसी प्रकार से ग्राउंडनट वाला भी क्या करता है, वेरियस टैक्टिसेस यूज करता है लोगों को उसके तरफ क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। आगे, द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट, सॉरी कुछ तो भी रह गया, हाँ, हाफ द एनहांसमेंट, रेड डाउन, एनहांसमेंट मतलब चार्मिंग ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट, और इसी के वजह से एस्ट्रोलॉजर जहां पे बैठा है वो प्लेस एकदम चार्मिंग प्लेस बन गया है। बहुत भीड़ रहती वहां पे, क्यों रहती, तो ओनली बिकॉज ऑफ द ग्राउंडनट वाला, ओके, इसकी वजह से, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव अ बेनिफिट ऑफ अ म्युनिसिपल लाइटिंग। एक्चुअली वहां पे म्युनिसिपैलिटी का अच्छा लाइट आता नहीं है। जैसे म्युनिसिपैलिटी में पहले जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी फ्रेंड, तो सारे जगह पे क्या तेरे गैस लाइट थे, मतलब गैस पोल थे, ऐसा पोल रहता था। आप लोग नेट पे डाल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्योंकि ये 1947 की बात चालू है, बराबर। उस जमाने में इस प्रकार से पोल रहते थे और पोल के इस ऊपर इस प्रकार से एक गैस बत्ती जलती रहती थी, मेंथॉल रहता था उसको इस प्रकार सा। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को पूछो जरा, नीचे से ऐसी गैस बत्ती रहती थी और गैस यहाँ पे भरा जाता था, फिर शाम को वो गैस बत्ती लगाया जाता था। समझ में आया? लैंप स्ट्रीट के पास। तो इस प्रकार से ये जगह जगह पे स्ट्रीट लैंप थे। जैसे अभी भी स्ट्रीट पोल है तो वो, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे, तो वहां पे सिर्फ क्या रहता था, लैंटर्न रहता था ओल्ड जमाने का। लेकिन वो लैंटर्न पहले जमाने का केरोसिन के ऊपर का नहीं, गैस के ऊपर का गैस बत्ती। शादियों में भी गैस बत्ती ऐसे लोग उठा के चलते थे। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को पूछो, दे विल बी टेल टू यू, ओके फ्रेंड। तो इस प्रकार से वहां पे गैस लाइट जो था वो थोड़ा सा फायर प्लेस वहां से थोड़ा सा दूर था। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर वहां पे बैठना चाहिए था पोल के नीचे, ताकि वहां पे उसको लाइट मिल सके। लेकिन उसकी जो दुकान थी वो थोड़ी सी क्या थी, इधर थी, दूर थी, दैट्स व्हाई वहां पे अच्छा लाइट नहीं आता था, ओके। देन बेनिफिट ऑफ द म्युनिसिपल लाइटिंग, उसको उतना बेनिफिट नहीं था। द प्लेस वॉज लाइट अप बाय द शॉप लाइट, उसके पास जो लाइट रहता था वो उसका खुद का नहीं है, दूसरे के शॉप का लाइट उसके इसके ऊपर आता है, मतलब दुकान के ऊपर आता है थोड़ा बहुत। 1 or 2 हैड अ हिसिंग गैस लाइट, अभी उसके आजू बाजू के दुकानों में भी क्या था, हिसिंग गैस लाइट था। हिसिंग गैस लाइट मतलब हिसिंग नाम का एक आवाज करते हो गैस, ऐसा। जैसा पहले स्टोव चलता था, स्टोव का एक आवाज आता था, हिस हिस, तो उसी प्रकार का हिसिंग गैस का लाइट का आवाज आता है, गैस बत्ती, गैस लाइट का मतलब राइट डाउन गैस बत्ती का आवाज। सम हैड नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन द पोल्स, कुछ लोगों ने ऐसे पोल्स के ऊपर वो गैस बत्तियां क्या की थी, लगा दी थी, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा वहां पे क्या मिल सके, लाइट मिल सके। अभी नेकेड मतलब समझता क्या आपको, लैंटर्न को ऐसे बाहर से क्या रहता है, ग्लास रहता है, लेकिन कुछ गैस बत्तियां नेकेड थी, मतलब उसको बाहर से क्या नहीं था, गैस वगैरह नहीं था, तो उसको बोलते हैं नेकेड। तो वैसा वो था फ्लेयर, स्टक ऑन द पोल्स, लगाया था। समवेयर लाइट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ लोगों ने जो ओल्ड जमाने के साइकिल को जो लैंप लगाते थे वो लैंप लाए थे अपने दुकान में रखने के लिए, बराबर। अभी भी जाओ तुम मार्केट में, अभी आपको दिखेगा कुछ लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसी छोटी सी बैटरी रहती है, बैटरी के ऊपर एक छोटा सा क्या रहता है, लैंप लगा देते हैं। पानी पूरी वाले के दुकान पे जाओ, वहां पे भी उसको, उसके ठेले के ऊपर भी उस प्रकार की लाइटिंग होती है। क्यों? तो कस्टमर को क्या करने के लिए, दिखने के लिए, उसको दिखने के लिए, और उसका बिजनेस अच्छा चलने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, दैट वाज द पर्पस। 1 or 2 like the astrologer manage without the light on their own, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा कोई भी लाइट नहीं है, फिर भी दूसरों के लाइट के ऊपर ये मैनेज कर रहा है। क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर इतना रीच नहीं है कि इतनी उसकी दुकान नहीं चलती कि वो लाइट लगा सके। समझ में आया? जो रीच लोग थे आजू बाजू के, उनके दुकानों में क्या थी, खुद की लाइट थी, मतलब गैस लाइट लगाया था,
लेकिन इसके पास कुछ नहीं था, ये दूसरों के लाइट पे ऊपर मैनेज कर लेता था। मैनेज कर लेता था मतलब ढके रहा था अपना काम, विदाउट द लाइट ऑफ देयर ओन। एक्चुअली उसका खुद का लाइट उसके पास नहीं था। इट वॉज द bewildering क्रिस क्रॉस ऑफ द लाइट रेज, राइट डाउन bewildering मतलब कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज होना। क्रिस क्रॉस ऑफ द लाइट रेज, कभी कभार क्या होता है मूविंग द शैडो, जैसे लोग जाते थे, अभी समझो ये दुकान पे दूसरे की लाइट है, अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है और कुछ लोग यहाँ से गया तो लाइट्स की वजह से एस्ट्रोलॉजर के ऊपर क्या नहीं पड़ता था, क्रिस क्रॉस होता था वो रेज, मतलब वो लाइट। कभी कभार अच्छा प्रकाश पड़ता था, कोई गया कि थोड़ा सा अंधेरा भी लगता था, किसको, एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि लोगों की वजह से वो लाइट से उसको थोड़ा सा अच्छा प्रकाश नहीं मिलता था। तो ऐसा होता था, क्रिस क्रॉस होता था लाइट रेज। मूविंग द शैडो, शैडो इधर से उधर मूव होते हुए देखती थी, इसके लाइट से इधर मूव, उसके लाइट से उधर मूव, इस प्रकार से दिख रहा था। द सुटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यही एस्ट्रोलॉजर के लिए सुटेबल चीज था। द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन लाइफ। अंडरलाइन करना जरा, इंटेंडेड मतलब पर्पज। इसका मेन पर्पज एक है कि एस्ट्रोलॉजर ऐसा बाय बर्थ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, उसको परिस्थिति ने, कंडीशन ने एस्ट्रोलॉजर बनाया है। देखो फ्रेंड, कुछ लोग होते हैं जो कंडीशन उसको क्या करती है, एस्ट्रोलॉजर बनाती है, तो उसको कंडीशन ने एस्ट्रोलॉजर बनाया है, ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर वो नहीं है। दूसरी बात, सिंपल रीजन से वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बना है, कुछ तो भी बड़ा रीजन है, दैट्स व्हाई ही बिकम अ एस्ट्रोलॉजर। एक्चुअली उसके पेरेंट्स भी एस्ट्रोलॉजर होते थे, तो शायद सारी अरेंजमेंट उसके घर में होती थी, मतलब गैस बत्ती होती थी, प्रोफेशनल बिजनेस से वो वहां पे बैठता था। लेकिन अब वो कैसे बैठा है, टू टाइम पास, क्या करने के लिए, टाइम पास। एस्ट्रोलॉजी कर रहा है लेकिन उसका मेन पर्पज वो नहीं है कि चलो भाई एस्ट्रोलॉजी परफेक्टनेस से की जाए। एक्चुअली परफेक्टनेस से करना था तो उसके पास सब था, मतलब ऐसा उसका पर्पज नहीं था कि चलो भाई मैं मेरी लाइफ एस्ट्रोलॉजर से स्टार्ट करूं। देखो फ्रेंड, कभी कभार ऐसे होता है हमारे भी लाइफ में, हमने भी ऐसा डिसाइड नहीं किया कि हम एक प्रोफेसर बनेंगे। तुम्हारे जैसे जब हम स्टूडेंट थे तो हमें भी ऐसा नहीं लगा था कि हम क्या बनेंगे, तो एक प्रोफेसर बनेंगे या टीचर बनेंगे या लेक्चरर बनेंगे, तो नहीं, जैसे चल रही थी लाइफ ऐसी चल रही थी, बराबर। लेकिन जैसे जैसे आगे आता है आदमी तो वैसे वैसे उसको कुछ टर्न्स आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स, उसकी वजह से आदमी कुछ तो भी क्या कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। मतलब आगे आगे मुझे कुछ तो भी वेज दिखाई दिया कि यस दिस वे इज सुटेबल फॉर मी, और मैं उस रास्ते से गया और आज ये रास्ता यहाँ तक आया। समझ में आया फ्रेंड? अब बच्चे भी, बहुत सारे बच्चों का कुछ ना कुछ एम होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को लॉयर बनना होगा, किसी को एमपीएससी यूपीएससी पास करना होगा, किसी को सिर्फ मिलिट्री में जाना होगा, भर्ती करना है, बॉडी बनाना है, पुलिस बनना है, ऐसे भी बच्चे होंगे। या कोई बोलता होगा स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट है, बराबर। तो हर एक बच्चों का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है, बराबर, लेकिन वैसा ही होगा ऐसा नहीं। मतलब कभी कभार अपन कुछ एक्शन से कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें कुछ तो भी और दूसरा बिजनेस क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। यानी सिचुएशन क्या करती है, सिचुएशन। देखो फ्रेंड, क्रिमिनल बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता, बराबर। वो कुछ तो भी एक अच्छा बनना चाहता है, लेकिन परिस्थिति उसको क्या बनाती है, क्रिमिनल बनाती है, सिचुएशन। तो उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ था, एक कुछ अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी बनना चाहता था, खेती वगैरह थी उसके घर में, लेकिन ऐसी कुछ कैलेमिटी हुई है जिसकी वजह से उसको क्या बनना पड़ा है, एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? तो इसलिए वो बोलता है कि मेरा वो पर्पस नहीं था कि मेरा लाइफ ऐसा बिगन हो। He knew no more of what was going to happen to the other than he knew what was going to happen to himself the next minute। बराबर है, यानी मेरे साथ ऐसा होगा, दूसरों के साथ मेरे से ऐसा होगा, ऐसा उसको कुछ भी क्या नहीं था, पता नहीं था। आपको भी पता नहीं है नेक्स्ट टाइम आपके लाइफ में क्या होने वाला है, या मुझे भी पता नहीं है अभी यहां से जाने के बाद मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, बराबर है फ्रेंड। तो ये है लाइफ। इस प्रकार से क्या होता, कब हमारे जिंदगी में क्या टर्न आएगा ये हमको भी क्या नहीं होता है, पता नहीं होता है। बट द सिचुएशन
मेक्स अस दैट लाइक दैट वे, बट वो सिचुएशन हमें इस प्रकार से बनाने को क्या पड़ती है, भाग पड़ती है। ओके तो फ्रेंड उसको भी पता नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, बराबर है। आपको भी पता नहीं होगा व्हाट विल बी हैपन द नेक्स्ट। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स। पहली बात तो उसको स्टार के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मतलब उसने ऐसा कुछ स्टडी भी नहीं किया है एस्ट्रोलॉजर का उसको एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं था पहली बात तो, लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर बना है तो कुछ रीजन की वजह से बना है, वो अपन आगे देखेंगे, वो सस्पेंस है, बराबर है। तो उसको स्टार के बारे में पता नहीं तो बहुत लोगों को स्टार के बारे में पता रहता है, ये ग्रह में तो ये नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये स्टार में ऐसा हुआ है तो तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा ये आता है, रास तुम्हारी ये है, ऐसा बताते हैं कुछ लोग स्टार को देख के, बराबर। तो इसको स्टार के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वेयर इज इनोसेंट कस्टमर, लेकिन उसको कुछ भी बात पता नहीं है। यट he said the things which pleased and astonished everyone, लेकिन फिर भी उसके पास दूसरी एक ऐसी क्वालिटी थी कि सब लोग उसकी बातें सुन के एस्ट्रोनाइज होते थे। एस्ट्रोनाइज मतलब राइट डाउन सरप्राइज होते थे, प्लीज मतलब राइट डाउन खुश होना, बहुत खुश हो जाते थे। ऐसी बातें पता था ना, वो बातें बनाने में नंबर 1 था। देखो कुछ कुछ लोग हमें ऐसी बातें बताते हैं कि हम ऐसे खुश हो जाते हैं, बराबर बोलते यस यार राइट, यू आर राइट, बराबर। देखो कोई भी आता है एस्ट्रोलॉजर और हमें बोलता है, मुझे भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है, बताओ मैं आपके बच्चों की एस्ट्रोलॉजी, आप बच्चे बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत सच्चे हैं, आप बच्चों को हाँ हाँ बराबर बराबर हम बहुत सच्चे हैं, बराबर। यानी खुद की तारीफ करना बहुत क्या लगता है लोगों को, अच्छा लगता है। आप बहुत हार्डवर्क करते हो, लेकिन जिस प्रकार से आप हार्डवर्क करते हो वैसा आउटपुट आपको मिलता नहीं है। वैसा हर एक को लगता है कि यार मैं कितना हार्डवर्क करता हूं, मुझे तो लाखों से रुपए मिलने चाहिए, लेकिन लाखों से नहीं हजारों से मिल रहे हैं। यानी आदमी ऐसा रहता है, और तुम्हारे पास पैसे बहुत आते हैं लेकिन पैसा तुम्हारे हाथ में क्या नहीं होता है, टिकता नहीं है। तो ये बातें हमको लोग तो हाँ बराबर है, मेरे साला कितना पैसा कमाता मैं, लेकिन टिकता ही नहीं है। अरे पैसा टिकने को होता ही नहीं है, वो खर्चा करने के लिए ही है। लेकिन इस प्रकार से बातें वो हमको बताते, और बताते तुम्हारे घर में कॉर्नर है, अभी हर एक के घर में कॉर्नर होता है, बराबर। वो कॉर्नर तुम्हारे लिए हानिकारक है, बराबर। तुम्हारे घर में एक आदमी है जो बहुत पुण्यवान है, तो अपन को लगता है कोई ना कोई अपने घर में कि मम्मी ने तो मेरा पापा ने तो मेरा ग्रैंडपा पुण्यवान है, यस, क्योंकि हर एक को आदमी को लगता है पुण्यवान कोई ना कोई है, नहीं तो नहीं कोई होंगे तो खुद को तो पुण्यवान तो आदमी समझता ही है तो इस प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य ऐसी चोपड़ी चुपड़ी बातें करता था कौन, हमारा एस्ट्रोलॉजर, और लोगों को वश में कर लेता था और ट्रिमेंडस पैसे क्या करता था, कमाता था। दैट वॉज मोर द मैटर ऑफ स्टडी। एक्चुअली उसने ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्टडी नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे शार्पन रहते फ्रेंड ब्रेन के थोड़े से, यानी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और प्रैक्टिस ज्यादा थी, एंड श्रूड था वो थोड़ा सा। श्रूड का मतलब राइट डाउन वेरी क्लेवर। काय में श्रूड था वो, गेसवर्क बहुत अच्छा था उसका, बराबर। अपना भी गेसवर्क बहुत अच्छा रहता है, सिर्फ सामने वाले को मैं देख के बता सकता हूं कि ये किस प्रकार का आदमी है। चेहरे के ऊपर से थोड़ा बहुत 19-20 या 50% नॉलेज तो हमें मिल ही जाता है कि तुम अच्छा घराने के लड़के हो या बुरे घराने के हो, बराबर है फ्रेंड। पुअर हो क्या रिच हो, ये भी बात समझ में आती है। इवन बिजनेस भी समझ में आता है कि ये क्या करता होगा। अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस हमें अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि जो वर्क हम करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली होता है, बराबर। तो उसी प्रकार से उसका जो श्रूड था वो जरा ज्यादा होशियार था, काय में गेसवर्क बहुत अच्छा था। ऑल द टाइम इट वॉज एज मच एज द ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर। वो एकदम अपने काम में बहुत ऑनेस्ट था, मतलब जो उसने हाथ में लिया किसी का हाथ, तो बराबर सामने वाले की कुंडली वो बताता था, बराबर मतलब एकदम एज एग्जैक्टली नहीं पर टेंटेटिवली बता देता था, बराबर। एज ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। और इस प्रकार से शाम तक जो काम करता था उसके लिए जो डिजर्व करता है पैसे, उतने पैसे वो जरूर कमा लेता था। और कमा लिया कि मस्त पैकी शाम को घर पे जाता था, अपने बीवी के हाथ में देता था, ले ले मैंने इतने कमा के लेके आया। समझ में आया? तो इस प्रकार से फ्रेंड ये डिजर्व करता है वो पैसों के लिए, वो वेजेस के लिए जो वो दिन भर करता था, क्योंकि बड़ी मेहनत करता था, बड़ी लगन से वो अपना काम करता था। आगे का पैराग्राफ देखो पेज नंबर 3 के ऊपर।
He had left his village without any previous thought or plan. उसने उसका जो शहर छोड़ा था तो कोई प्रीवियस प्लान नहीं था या कोई थॉट नहीं था या कुछ सोच समझ के उसने वो पाउल उठाया नहीं था। परिस्थिति ने उसको विलेज को छोड़ना पड़ा था, यानी विलेज उसने खुशी के साथ नहीं छोड़ा है। देखो फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, अभी 10 के बाद में तुम बच्चे या 12 के बाद में कुछ बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए चले जाओगे, सीईटी के एग्जाम देंगे या नीट देंगे या जेडब्ल्यू देंगे, बराबर। देने के बाद में आप डिसाइड करोगे कि आपका आना आप जाओगे, बराबर। तो बाय प्लानिंग आप जा रहे हो, आपके कुछ थॉट्स थे ऐसे जाने के, लेकिन इसका ऐसा कोई थॉट नहीं था कि चलो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगा और मैं सिटी में जा रहूंगा, तो नहीं। उसके थॉट थे कि चलो मैं मेरे घर पे ही रहूंगा, मैं मेरे फैमिली की केयर करूंगा, मेरे पेरेंट्स फार्मर है तो मैं मेरे पेरेंट को फार्मिंग में क्या करता जाऊंगा, हेल्प करता जाऊंगा, सपोर्ट करता जाऊंगा, ऐसे उसके थॉट थे। लेकिन ऐसा कुछ कलामिटी उसके लाइफ में आ गई है कि जिसके वजह से ही हैड टू लीव द प्लेस, तो उसको वो प्लेस क्या करना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather. उसको एक बात करना था, उसके फोरफादर का काम करना था। व्हाट इज मीन बाय फोरफादर? चार बाप नहीं। फोरफादर का मतलब होता है, नहीं तो बोलेंगे फोरफादर थे उसको, नहीं, उसके फोरफादर मतलब उसके पूर्वज, पूर्वज समझता ना आपको, एंसेस्टर, बराबर। तो उसके फोरफादर क्या करते थे, टिलिंग का काम करते थे, टिलिंग द लैंड। व्हाट इज मीन बाय टिलिंग? कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड को कल्टीवेट करते थे, सीड बोइंग करते थे, उसके बाद में केयरिंग करते थे खेत का, उसके बाद में हार्वेस्टिंग करते थे, उसके बाद में मार्केट में लेके जाके बेचते थे और पैसा कमाते थे। इस प्रकार का काम उनका था। तो इसको भी ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसा ही काम करूं, लिविंग, मैं भी वहां पे ही रहूं, मैं भी मस्त, जैसे मेरे पेरेंट्स ने टिलिंग द लैंड किया मैं भी टिलिंग द लैंड करूं, जैसे मेरे पेरेंट्स खेत में रहे, गांव में रहे, वैसे मैं भी गांव में रहूं, जैसे उन्होंने मैरी किया किसी लड़की के साथ वैसे मैं भी क्या करूं, मैरी करूं, जैसे उनको बच्चे हुए जैसा मैं, वैसा मेरे भी क्या होंगे, बच्चे होंगे। ऐसे उसके क्या थे, थॉट्स थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड, थॉट के टोटली क्या हो गया फ्रेंड, अपोज हो गया। क्यों हुआ नहीं बताऊंगा आगे, बराबर। तो सस्पेंस है, मस्त है कि मैरिंग रिपाइनिंग करूंगा। एंड टू दिस कॉर्न फील्ड, जैसे मेरे उसके फोर फादर क्या किया, टिलिंग किया, लैंड को, लैंड्स को बड़े किए, बराबर। तो इस प्रकार से तो जैसे केयरिंग किया अपने फील्ड की, जैसे अपने बच्चों, उन्होंने भी शादी वगैरह की, बच्चे पाले वगैरह। रिपाइनिंग इज कॉर्न फील्ड, जैसे छोटे बच्चों को अपन बड़े करते हैं पेरेंट्स, वैसे फार्मर भी छोटे से क्या सीड्स को क्या करता है, बड़े करता है, प्लांट्स को केयरिंग करता है, बराबर। तो इस प्रकार से कॉर्न फील्ड उसके पेरेंट्स ने लगाया था, तो कॉर्न फील्ड में वो काम करते थे। एन एंसेस्ट्रल होम था उसका गांव में, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों का एक मकान था। बट दैट वाज नॉट टू बी, बट ऐसा नहीं हुआ जैसा वो सोचता था। ही हैड टू लीव द होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसको ऐसा घर छोड़ना पड़ा कि किसी को भी नहीं बताना पड़ा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यानी खुद के पेरेंट्स को भी उसने क्या नहीं किया है, बताया नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। समझ में आया? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, बराबर। देखो फ्रेंड, कभी कभार हम भी ऐसी बात कर लेते हैं जो पेरेंट्स को भी क्या नहीं करते, हम शेयर नहीं करते या किसी को भी शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो परिस्थिति वैसी रहती है, बराबर। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट शेयर। He could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. Write down couple of 100 मतलब 200 मील, कम से कम उसके गांव से 200 मील दूर हो गया और वहां पे वो रह रहा है। समझ में आया? To the village it is a great deal as if the ocean flooded between. यानी ऐसा कि उसके गांव को खबर भी नहीं है कि ये लड़का जीवित है या मर गया है या किसी ओशियन में गया है या बह गया है या मर गया है, कुछ भी पता नहीं है। उनको सिर्फ पता है कि ये नहीं है, बस। और ये भी बात ये एस्ट्रोलॉजर ने
अपने पेरेंट के साथ क्या नहीं की है, शेयर नहीं किया है। इवन अब वो एस्ट्रोलॉजर है, ये भी बात उसको कुछ भी पता नहीं है। ऐसी लाइफ है किसकी, एस्ट्रोलॉजर की। इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे मेरा थर्ड पार्ट खत्म होता है। रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, बाय, सी यू।